हेलो बच्चों, मैं संजीदा हिंदी शिक्षिका एलपीएम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम सब अपनी पाठ्य पुस्तक परिवेश के कक्षा 6 के 15वां पाठ है हमारा शुरू का इतिहास नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज की कक्षा आरंभ करते हैं। देखिए बच्चों, इस पाठ में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री इंदिरा प्रियदर्शनी को पत्रों के द्वारा संसार में अवगत कराया। उस समय वे 10 वर्ष की थीं। ये पत्र मूल रूप से अंग्रेजी में लिखे गए थे, जिनका अनुवाद मुंशी प्रेमचंद ने किया था। ये पत्र पिता के पत्र पुत्री के नाम पुस्तक में संकलित है। प्रस्तुत पत्र उसी पुस्तक का एक अंश है। मतलब यह जो पत्र है, एक पत्र का नाम है पिता के पुत्र पुत्री के नाम, तो उसी पुस्तक का एक अंश इसमें बताया गया है। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री इंदिरा जी को पत्रों के माध्यम से संसार से अवगत कराया है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं कि पत्र में क्या लिखा है। प्रिय इंदु। इंदु कौन? इंदिरा गांधी। मैंने तुम्हें बताया था कि हमें संसार की किताब से ही दुनिया के शुरू का हाल मालूम हो सकता है। इस किताब में चट्टान, पहाड़, घाटियाँ, नदियाँ, समुद्र, ज्वालामुखी और हर एक चीज़ जो हम अपने चारों तरफ देखते हैं शामिल है। यह किताब हमेशा हमारे सामने खुली रहती है, लेकिन बहुत ही थोड़े आदमी इस पर ध्यान देते या इसे पढ़ने की कोशिश करते हैं। अगर हम इसे पढ़ना और समझना सीख लें तो हमें इसमें कितनी ही मनोहर कहानियाँ मिल सकती हैं। इसके पत्थर के पृष्ठों में हम जो कहानियाँ पढ़ेंगे वे परियों की कहानियों से कहीं सुंदर होगी। इसमें क्या बता रहे हैं कि इंदु जवाहरलाल नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को पत्र लिखते हैं। इस समय वो 10 साल की रहती हैं और संसार के बारे में अवगत कराते हैं कि प्रिय इंदु, तुम्हें बताया जा चुका है कि इस संसार की जो किताब है, ये दुनिया के शुरू का हाल इसको देखने से ही मालूम हो जाएगा। इस किताब में, मतलब संसार को उन्होंने किताब माना है। बताया कि इस किताब में चट्टान, पहाड़, घाटियाँ, नदियाँ, समुद्र, ज्वालामुखी और हर एक चीज़ जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए है शामिल है। और यह किताब हमारे सामने हमेशा खुली रहती है, और अगर व्यक्ति इसे ध्यान से देखे और पढ़ने की कोशिश करे तो सब कुछ वह सीख सकता है। और इसमें बहुत सारी मनोहर कहानियाँ भी मिल सकती हैं। परियों की कहानियों से बहुत ज़्यादा सुंदर वास्तविक जीवन से संबंधित कहानियाँ इसमें मिलेंगी। इस तरह संसार की इस पुस्तक से हमें उस पुराने ज़माने का हाल मालूम हो जाएगा जबकि हमारी दुनिया में कोई आदमी या जानवर न था। जो जो हम पढ़ते जाएंगे हमें मालूम होगा कि पहले जानवर कैसे आए और उनकी संख्या कैसे बढ़ती गई। उनके बाद आदमी आए, लेकिन वे उन आदमियों की तरह न थे जिन्हें हम आज देखते हैं। वे जंगली थे और जानवरों में और उनमें बहुत फ़र्क था। धीरे धीरे उन्हें तजुर्बा हुआ और उनमें सोच की ताकत आई। इसी ताकत ने उन्हें जानवरों से अलग कर दिया। यह असली ताकत थी जिसने उन्हें भयानक जानवरों से ज़्यादा बलवान बना दिया। जो जो आदमी में सोचने की ताकत बढ़ती गई, उसकी सूझबूझ भी बढ़ती गई। उसने बहुत सी बातें सोच निकाली। आग जलाना, ज़मीन जोतकर खाने की चीज़ें पैदा करना, कपड़ा बनाना और पहनना और रहने के लिए घर बनाना, ये सभी बातें उसे मालूम हो गई। बहुत से आदमी मिलकर एक साथ रहते थे और इस तरह पहले शहर बने। शहर बनने से पहले लोग जगह जगह घूमते फिरते थे और शायद किसी तरह के खेमों में रहते होंगे। तब तक उन्हें ज़मीन से खाने को चीज़ें पैदा करने का तरीका नहीं मालूम था। न उनके पास चावल था, न गेहूँ जिससे
रोटियां बनती हैं, न तो तरकारियां थीं, तरकारियां सब्जियों को कहते हैं, और न दूसरी चीज़ें जो हम आज खाते हैं। शायद कुछ फल और बीज उन्हें खाने को मिल जाते हों, मगर ज़्यादातर वे जानवरों को मारकर उनका मांस खाते थे। कहा जाता है कि सबसे पहले जब पृथ्वी पर जीवों का विकास हुआ तो जो मनुष्य था उसे बोलना तो आता नहीं था, वह संकेतों के माध्यम से अपनी भाषा को प्रकट करता था। तो एक से दूसरे व्यक्ति जब अपनी बातों का आदान प्रदान करते थे तो वो संकेतों में बात करते थे, सांकेतिक भाषा में। तो उनके पास कोई भी भाषा नहीं था। उन्होंने सोचा कि हमें कुछ बोलना चाहिए, तो धीरे धीरे उन्होंने अपने मुख से कुछ आवाज़ें निकालनी शुरू की, ध्वनियाँ। उन्हीं ध्वनियों को क्या कहा जाता है? स्वर। और फिर इस तरह से कुछ शब्द बनाने शुरू किए, फिर वाक्य बनाने शुरू किए, इनसे हमारी भाषा बनी। तो जब मौखिक भाषा मतलब बोलने आ गया उनको, तो उन्होंने सोचा कि अब हमें कुछ लिखना चाहिए। तो धीरे धीरे करके वहाँ पत्थरों चट्टानों पर उन्होंने कुछ चिन्ह बनाने शुरू किए, वही चिन्ह लिपि कहलाए। और जैसे प्रत्येक भाषा की अपनी अलग अलग लिपि होती है, वैसे उन्होंने उन चिन्हों का नाम दिया हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी। तो उन्होंने जब लिखना शुरू किया तो इस तरह से लिखित भाषा का विकास हुआ। तो सांकेतिक मौखिक लिखित भाषा आई। फिर व्यक्ति इसी तरह धीरे धीरे आगे बढ़ा, और कहा जाता है कि हमारे पूर्वज बंदर थे, जानवर थे। तो हमारे पूर्वजों में और हम में बहुत अधिक भिन्नता है। पूर्वज अगर बंदर थे तो उनके अंदर सोचने समझने की शक्ति भी नहीं होती थी उस समय। धीरे धीरे क्या हुआ, उनके अंदर सोचने समझने की शक्ति का विकास हुआ, और उन्हें लगा कि हमें किसी जगह स्थायी घर बनाकर रहना चाहिए। फिर वो लोग घर बनाकर रहने लगे। फिर धीरे धीरे करके वो लोग पेड़ और पत्तों से अपना शरीर को ढकने लगे। फिर कच्चा मांस खाते थे पशुओं को मारकर। फिर धीरे धीरे जब उन्हें इस बात का ज्ञान आया तो क्या किया उन्होंने? रहने के लिए घर बनाया, पत्थरों को चट्टानों को तोड़कर और पत्थरों को घिसकर नुकीले औजार बनाए जिससे कि जानवरों का शिकार किया जा सके। और फिर आग का आविष्कार हुआ। फिर आग में जानवरों को भूनकर उनके मांस को खाया जाने लगा। इस तरह से फिर जहाँ पानी था वहाँ पर उन्होंने स्थायी रूप से अपना घर बना लिया। फिर इस तरह से धीरे धीरे उन्होंने खेती करना शुरू किया, अन्न उगाना शुरू किया। ऐसे करके मानव जीवन का विकास हुआ। तो इसी बारे में वो समझाते हैं जवाहरलाल नेहरू। आगे देखिए, जो जो शहर बनते गए लोग तरह तरह की सुंदर कलाएं सीखते गए। अब जब रहने लगे तो बहुत सारी सुंदर कलाएं भी सीखने लगे। उन्होंने लिखना भी सीखा, लेकिन बहुत दिनों तक लिखने का कागज़ नहीं था, तो लोग भोजपत्र या ताड़ के पत्तों पर लिखते थे। आज भी पुस्तकालयों में तुम्हें समूची किताबें मिलेंगी जो उसी पुराने ज़माने में भोजपत्रों पर लिखे गए थे, तथा कागज़ बनाकर और लिखने में आसानी हो गई। जब कागज़ बन गया तब लिखने में आसानी हुई, लेकिन छापे खाने न थे और आजकल की किताबें हज़ारों की तादाद में न छप सकती थीं। आजकल की तरह जो किताबें हैं वो हज़ारों तादाद में छप नहीं सकती थी। कोई किताब जब लिख ली जाती थी तो बड़ी मेहनत के साथ साथ उसकी नकल की जाती थी। ऐसी दशा में किताबें बहुत न थीं। तुम किसी किताब को पढ़ो तो उसमें बहुत समय लगता है, लेकिन उन दिनों लोगों के अक्षर बहुत सुंदर होते थे। और आज भी पुस्तकालयों में ऐसी किताबें मौजूद हैं जो हाथ से बहुत सुंदर अक्षरों में लिखी गई हैं, जिन्हें हस्तलिखित पुस्तकें कहते हैं। हिंदुस्तान में खासकर संस्कृत, फारसी और उर्दू की किताबें मिलती हैं। अक्सर नकल करने वाले पृष्ठों के किनारे या सुंदर बेलबूटे बना दिए जाते हैं। शहरों के बाद धीरे धीरे देशों और जातियों की बुनियाद पड़ी।
जो लोग एक मुल्क में आसपास रहते थे उनका एक दूसरे से मेल जोल हो जाना स्वाभाविक था। वे समझने लगे कि हम दूसरे मुल्क वालों से बढ़ चढ़कर हैं, और आज भी लोगों की समझ में नहीं आ रहा है कि लड़ने और एक दूसरे की जान बचा लेने से बढ़कर बेवकूफ़ी की बात और कोई नहीं कर सकता। इससे किसी को फ़ायदा नहीं होता। जिस ज़माने में शहर और मुल्क बने उसकी कहानी जानने के लिए पुरानी किताबें कभी कभी मिल जाती थीं, लेकिन ऐसी किताबें बहुत नहीं थीं। हाँ, दूसरी चीज़ें जिनसे हमें मदद मिलती है, पुराने ज़माने की एक महाराजा अपने समय का हाल पत्थर के टुकड़ों और खम्भों पर लिखवा दिया करते थे। बहुत दिन तक यह नहीं चल सका। उनका कागज़ बिगड़ जाता था और उसे कीड़े खा जाते थे, लेकिन एक पत्थर बहुत दिन चलता था। कहने का मतलब जब कागज़ पर वो लोग लिखते थे तो वो जल्दी ही गल जाता था। तो यह अधिक दिनों तक नहीं चला, तो उनको याद आया कि अगर पत्थरों पर लिखवा दें तो यह बहुत दिनों तक चलेगा। शायद तुम्हें याद होगा कि तुमने इलाहाबाद के किले में अशोक की बड़ी लाट देखी है। लाट मतलब मूर्तियाँ पत्थर की। कई 100 साल हुए। अशोक हिंदुस्तान का एक बड़ा राजा था। उसने उस खम्भे पर अपना एक आदेश खुदवा दिया है। अगर तुम लखनऊ के अजायब घर में जाओगे तो तुम्हें बहुत से पत्थर के टुकड़े मिलेंगे जिन पर अक्षर खुदे हैं। संसार के देशों का इतिहास पढ़ने लगोगी तो तुम्हें उन बड़े बड़े कामों का हाल मालूम होगा जो चीन और मिस्र वालों ने किए थे। उस समय यूरोप के देशों में जंगली जातियां बसती थीं। तुम्हें हिंदुस्तान के उस शानदार ज़माने का हाल भी मालूम होगा जब रामायण और महाभारत लिखे गए और हिंदुस्तान बलवान और धनवान देश बन गया था। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा बताया गया यह पाठ शुरू का इतिहास, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को पत्र लिखा, जो कि 10 वर्ष की थी। उन्होंने पत्र के माध्यम से संसार को एक किताब मानकर समझाना चाहा कि किताब से बढ़कर अगर संसार को तुम अच्छे से देखोगी, समझोगी, तो तुम्हें हर चीज़ का ज्ञान होगा। तो चलिए, इसी के साथ अब यह पाठ समाप्त हो रहा है। धन्यवाद।